नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का 5 के प्राइम टाइम पर और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। साल 2022 में ही 2024 के लिए सियासी बिसात बिछने लगी है। 2024 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन पार्टियां अपने अपने तरीके से लोगों में अपनी छाप छोड़ना चाहती है और यही कारण है कि पीएम मोदी के 5 प्रण के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भारत को नया नारा दिया है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर 1 का नया नारा दिया है। आपको बता दें कि नारा है भारत को नंबर 1 बनाने का, नारा है भारत को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाने का। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आज एक कार्यक्रम के दौरान मेक इंडिया नंबर 1 का नारा दिया और इसके लिए उन्होंने 5 काम भी गिनवाए जिनको करके भारत दुनिया में नंबर 1 बन सकता है। इन कामों में पहला फ्री शिक्षा, दूसरा फ्री इलाज, तीसरा युवाओं को रोजगार, चौथा महिलाओं को सम्मान और 5वां किसानों को उनकी उचित फसलों का दाम शामिल है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि भारत के साथ ही आजाद हुए देश विकसित देश हो चुके हैं, जबकि आज भी भारत पीछे है। उन्होंने राजनीतिक पार्टियों पर तंज कसते हुए कहा कि नेताओं पर निर्भर रहने से कुछ नहीं होगा। 130 करोड़ जनता को खुद आगे बढ़ना होगा। आपको याद होगा कि पीएम मोदी ने 2 दिन पहले ही स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से 5 प्रण लिए थे। प्रधानमंत्री ने 5 प्रण के दम पर ही देश को विश्व गुरु बनाने की बात कही है। कुछ राजनीतिक पंडितों ने भी पीएम मोदी के उस प्रण को 2024 की तैयारियों से जोड़ा। ऐसे में सवाल कई उठते हैं और इसके साथ ही महत्वपूर्ण सवाल ये कि क्या 2024 की तैयारी अभी से हो चुकी है? क्या राष्ट्रवाद के दम पर ही साल 2024 में सत्ता का सफर तय होगा? क्या फ्री सुविधाओं के दम पर राष्ट्र बन पाएगा नंबर 1? आज करेंगे इसी मुद्दे पर हम चर्चा। एक समय ऐसा था जब भारत का डंका पूरी दुनिया के अंदर बजा करता था। हमें भारत को वापस दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। वी हैव टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन। तो आज हम एक राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत करने जा रहे हैं और उस मिशन का नाम है मेक इंडिया नंबर 1। 130 करोड़ लोगों को इस मिशन के साथ जोड़ना है। इस देश के हर नागरिक को इस मिशन के साथ जोड़ना है। इस देश के हर नागरिक का सपना रहा है कि भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। 130 करोड़ लोगों को अब इस मिशन के साथ जोड़ना है। हम पीछे क्यों रह गए? भारत पीछे क्यों रह गया? आज भारत का हर नागरिक ये पूछ रहा है। भारत का हर नागरिक गुस्से में है। भारत का हर नागरिक क्रोध में है कि हम पीछे क्यों रह गए। हम किसी से कम है क्या? हम किसी से कम थोड़ी हैं। भारत के लोग दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं। भारत के लोग सबसे मेहनती लोग हैं। भारत के लोग दुनिया में सबसे बेस्ट लोग हैं। अगर इनके भरोसे छोड़ दिया, इन पार्टियों और इन नेताओं के भरोसे छोड़ दिया तो अगले 75 साल और पीछे रह जाएंगे। इनमें से किसी को अपना परिवार प्यारा है, इनमें से किसी को अपना दोस्त प्यारा है, किसी को भ्रष्टाचार करना है, किसी को देश लूटना है। इन 75 साल में इन्होंने अपने घर भरने के और अपने दोस्तों के घर भरने के सिवा कुछ नहीं किया। और आज इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ गया है जिनसे आप सभी का परिचय करा दें। हमारे साथ जुड़ गए हैं रमाकांत मिश्रा जी जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, वहीं अथर जैदी जी जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है और राजनीतिक विश्लेषक अजय तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का सबसे पहले तो बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। शुरुआत अथर जैदी जी मैं आपसे करना चाहूंगी। जिस तरह से आज सीएम केजरीवाल ने हुंकार भरी है और यहाँ पर मेक इंडिया नंबर 1 बनाने की बात कही है, तो क्या ये मानकर चला जाए कि सियासी बिसात 2024 के लिए बिछ चुकी है? नहीं, देखिए यहाँ पे सियासी बिसात बिछाने का या किसी तरह की वोट बैंक की राजनीति करने का सवाल नहीं है। देखिए आपको देखना होगा कि हम लोग इस साल अपने स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन अगर आप इस 75 साल में भारत की राजनीति को पूरी तरह से देखेंगे तो आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ आपने देखा होगा कि हमने हिंदू मुसलमान के ऊपर, जातिवाद के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर राजनीति की। जो एक हमें जरूरतमंद जो निचला तबका था हमारा, जिसके लिए हम अच्छे उसके स्वास्थ्य के लिए, अच्छी उसकी शिक्षा के लिए, अच्छे उसके रोजगार के लिए जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां पिछले 75 साल में सत्ता में रही उन्हें काम करना था, उन्होंने वो काम नहीं किया। आज आप देखिए जाके किसी भी प्रदेश में कि स्कूलों के क्या हालात हैं।
आप आज जाके देखिए किसी प्रदेश में अस्पतालों के क्या हालात हैं। जो एक आम आदमी है वो अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपने अच्छे इलाज के लिए तरस रहा है। तो हमारे जो नेता है अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने ये संकल्प लिया है कि अब हमें 75 साल पूरे हो चुके हैं, अब पुरानी चीजों को भुला के हमें एक श्रेष्ठ भारत और दुनिया में नंबर 1 देश बनाने की तरफ आगे बढ़ना है। इसके लिए हम इस तरह की राजनीति, जात पात की राजनीति, हिंदू मुसलमान की राजनीति, इन सबको छोड़, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सीएम केजरीवाल की तरफ से जैदी साहब ये भी कहा गया है कि फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, युवाओं को रोजगार, चौथा महिलाओं को सम्मान और पांचवा किसानों को उनकी उचित फसलों का दाम। ऐसे में फ्री शिक्षा या फिर फ्री इलाज के तौर पर क्या भारत नंबर 1 बन जाएगा? नहीं, एक बात आप बताइए मुझे, क्या शिक्षित राष्ट्र नंबर 1 नहीं बन सकता? आज अमेरिका को अगर नंबर 1 बताया तो ये सब तो पहले बीजेपी भी यहाँ पर रोड मैप तैयार कर चुकी है कि 2047 में किस तरह से भारत विश्व गुरु बन जाएगा और जो रूपरेखा होगी भारत की वो अलग होगी। तो सीएम केजरीवाल ने क्या नया ऐलान किया? नहीं, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बीजेपी बहुत पुरानी पार्टी है, कई बार सत्ता में रह चुकी है पिछले 75 साल में। प्रधानमंत्री जी जब 2014 में आए थे, उन्होंने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, क्या हुआ उसका? उन्होंने कितने वादे किए थे? काला धन देश में वापस लाने का वादा किया था, क्या हुआ उसका? किसानों की आय को 2022 तक दुगना करने की बात की थी, क्या हुआ उसका? मैन्युफेस्टो इस देश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां अब तक सत्ता में रही है, बहुत बड़े बड़े बनाए उन्होंने, लेकिन वो इम्प्लीमेंट कितने हुए हैं? उनके ऊपर कितना काम हुआ है? उनका रिजल्ट कितना आया है? लेकिन इसी से जुड़ा एक सवाल, और जिस तरह से मैनिफेस्टो तो कई बना दिए गए, लेकिन इम्प्लीमेंट कितना हुआ, ये सवाल आपने खुद उठाया। ऐसे में अब जो आम जनता है, जिनके सामने आप इस तरह के दावे वादे कर रहे हैं, वो किस तरह से आप लोगों पर भरोसा करे? क्योंकि अगर बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं, तो ऐसे तो फिर हर कोई आम नागरिक यही मानता हो नजर आएगा कि आप लोग भी वोट बैंक के लिए काम कर रहे हैं। नहीं तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखिए आप। हमने दिल्ली में जो वादे किए थे वो पूरे किए, हमने पंजाब में जो वादे किए थे, भी हमारी 3 महीने हुए सरकार बने हुए, हम उस पर काम कर रहे हैं, और हमारे धीरे धीरे वहाँ भी हमने अपने वादों को पूरा करने के लिए कदम आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। और देखिए, यहाँ पे बात ये नहीं है कि हम कोई बीजेपी को विपक्ष मान के या किसी वोट बैंक की राजनीति का यहाँ सवाल ही नहीं है। यहाँ सवाल, अगर आपने पूरी स्पीच सुनी होगी अरविंद जी की, तो उन्होंने उसमें ये कहा कि मैं आह्वान करता हूँ बीजेपी के लोगों को, मैं आह्वान करता हूँ कांग्रेस के लोगों को, मैं आह्वान करता हूँ और पॉलिटिकल पार्टियों को कि सब साथ आइए और साथ आने के बाद आगे बढ़िए और दुनिया में भारत को नंबर 1 बनाने के लिए काम करिए। यहाँ पे हम वोट बैंक की राजनीति कर ही नहीं रहे हैं। हम तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किस तरह से 75 साल में हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँच सकता था और वो नहीं पहुँच पाया, वो गलतियां दोबारा ना दोहराई जाए और अब आगे भारत के रोजगार के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए काम हो। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रमाकांत मिश्रा जी भी हैं। सर, आपने यहाँ पर बात सुनी अतहर जैदी जी की, किस तरह से उन्होंने अपनी बात को यहाँ पे प्रमुखता से रखा है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से एक रोड मैप सेट करके चल रही है और ऐसे में सीएम केजरीवाल ने आह्वान किया है बीजेपी, कांग्रेस, तमाम राजनीतिक दलों से कि वो सामने आए और सब एक साथ मिलकर यहाँ पर काम करे ताकि सबका साथ, सबका विकास हो सके और भारत राष्ट्र नंबर 1 हो सके। और देखिए रितु जी, यहाँ पर विश्व में भारत का डंका बजे, वैश्विक स्तर पर हमारे देश की पहचान हो, ये तो सबको ही सोचता है। बिल्कुल। आज अगर अरविंद केजरीवाल जी अगर कोई ये इन्होंने अनाउंस किया है, इस चीज की घोषणा करी है, तो कोई नया नहीं किया है उन्होंने, ये उनकी भी जिम्मेदारी है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से ये अभी कैंपेन चलाने की बात कही है उन्होंने, अगर मैं समझता हूँ क्योंकि अगर दिल्ली को सबसे पहले नंबर 1 बनाने की कोशिश करते, तो मुझे लगता है जो कि अगर बिल्कुल वहां पर जाकर के एक तुलनात्मक बात होती है और संतुलित बात होती। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं, जब दिल्ली में जो राजनीतिक जो पटल इनको दिया गया, राजनीतिक एक तरह से एक जो पहचान बनी वो दिल्ली के अंदर से हुई, लेकिन दिल्ली वासियों को क्या सारे मूलभूत सुविधाएं इनको उपलब्ध कराया गया? जिस अपेक्षा के साथ अरविंद केजरीवाल जी चुन करके दूसरी बार, तीसरी बार चुन करके आए, क्या वो सारे अपेक्षाओं के ऊपर में खरे उतरे? आज अगर हम देख रहे हैं जो मूलभूत सुविधाएं हैं, आपने इन्होंने अभी केंद्र सरकार के 2 करोड़ नौकरी की बात करी, आपने भी तो कहा था जो कि 12 लाख नौकरी हम देंगे। लेकिन आज अगर देखेंगे तो देश के अंदर में सीएमआई की रिपोर्ट है, अगस्त महीने में 8.9% बेरोजगारी दर है, जबकि पूरे भारत के अंदर 7.3% है। आपने शुद्ध जल की बात करी थी,
आपने शुद्ध जल देने की कहां पर आपने अभी तक पूरा उस चीज को फुलफिल किया? जो आपने राशन कार्ड बनाने थे, 12 लाख ऐसे एप्लीकेशन हैं जो वहां पर अभी भी लाइन में लगे हुए हैं। आप नए राशन कार्ड नहीं बनवा रहे हैं। वृद्धावस्था जो पेंशन है वो अभी तक लागू नहीं करवा रहे हैं आप अगर कहेंगे जो कि अगर रोड का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, चाहे शिक्षा का देखेंगे, आपने कोई नया अस्पताल नहीं बनाया, जबकि आपने कहा था 20 नए अस्पताल बनाएंगे। आपने शिक्षा के स्तर में कहा जो कि मैंने बहुत ऐसे सुधार कर दिए हैं। मैं तो देखता हूं जो कि यहाँ पर 70% स्कूलों में तो प्रिंसिपल ही नहीं है। तो सारी बातें कहने से नहीं होता है, बल्कि उसको धरातल पर उतारने के लिए आपने क्या किया, आपने क्या प्रोजेक्ट तैयार किया, आपने क्या प्रोजेक्शन करी, आपने उस रोड मैप को आपको दिल्ली की जनता के सामने रखना चाहिए था। ये सपना देखना बहुत अच्छी बात है। मैं कह रहा हूं 130 करोड़ देशवासी, 130 करोड़ नागरिक का ये कर्तव्य है कि हमारे देश की पहचान वैश्विक स्तर पर। लेकिन रमाकांत जी, जिस तरह से कई दावे आपने यहाँ पर इस चीज की घोषणा आम आदमी पार्टी के गिनाए हैं कि इस तरह से मैनिफेस्टो में ये दावेवादी किए गए थे, लेकिन वो धरातल पर नहीं उतरे। ऐसे तो आम आदमी पार्टी पे आप लोगों पर आरोप लगा रही है कि मैनिफेस्टो में आप कुछ और ऐलान करते हैं, लेकिन धरातल पर जब तस्वीरें सामने आती हैं वो बिल्कुल विपरीत होती है। रितु जी, ये तो हमारे ऊपर आरोप लगाते ही हैं, लेकिन हमने उस चीज को बिल्कुल धरातल पर उतारने की कोशिश की है। आज 2014 से पहले देखेंगे, आज प्रधानमंत्री जी भी लाल किला के प्राचीर से कहते हैं क्योंकि जो भ्रष्टाचारी होंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा। अब ये बताइए, दिल्ली की सरकार भ्रष्टाचारियों के साथ किस तरह से अकर्मण्यता के साथ, चाहे भ्रष्टाचार हो, आज इनके स्वास्थ्य मंत्री जिनको जब ईडी पूछता है तो कहते हैं हमारी याददाश्त चली गई है। ये सब हास्यास्पद लगता है। ये सब आप दिल्ली की जनता को किस तरह से आपने बरगलाया, किस तरह से बेवकूफ बनाया। आपने कम से कम मूलभूत सुविधाओं का जिस तरह से आपने प्रचार किया वो तो कम से कम दे देते, लेकिन मूलभूत ये सब सारे कर दीजिए, सब कुछ हो जाएगा, कैंपेन करिए, लेकिन ये राजनीतिक स्टंट है। ये रितु जी, इसके अलावा कुछ नहीं है। राजनीति है ये, ठीक है, राजनीतिक स्टंट है। लेकिन रमाकांत शर्मा जी, आपने चर्चा की शुरुआत के दौरान कहा था कि चाहे सीएम केजरीवाल हो या कोई सा भी यहाँ पर राजनीतिक दल हो, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि भारत को किस तरह से विश्व गुरु यहाँ पर बनाया जा सकता है। और बेशक से यहाँ पे अभियान को लॉन्च कर दिया हो और आगे आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की तैयारी हो रही हो, लेकिन अगर दिल्ली के रोल मॉडल को साइड में रखकर देखा जाए तो क्या आम आदमी पार्टी का बीजेपी आने वाले समय में साथ देगी? देखिए, अगर कोई भी राजनीतिक पार्टियां एक साथ मंच पर आकर के अगर वैश्विक स्तर पर भारत की इज्जत, प्रतिष्ठा, उसके जो सम्मान है, जो खोए हुए सम्मान है, जो 55-60 सालों से कांग्रेस ने इसको बिल्कुल गर्त में डाल दिया, जिसको गड्ढे में डाल दिया, उसको अगर बेहतरी के लिए अगर देश का कोई भी चीज होता है तो राजनीतिक पटल पर हमारी बिल्कुल मंशा क्लियर है, साफ है बिल्कुल, और ऐसे काम हम बिल्कुल करेंगे। लेकिन हमारा एक ही चीज कहने का मतलब है, जो कि केंद्र सरकार भी इस चीज को लेकर के, प्रधानमंत्री जी खुद इस चीज को लेकर के प्रखर होते हैं, जो कि हमारी वैश्विक स्थान, आज हमने देखा है जो कि आप 21 जून को योग दिवस के रूप में, जहां पर हमारी वैश्विक पहचान बनी है, आज यही राजनीतिक पार्टियां उस योग दिवस को विरोध करती है। ये संविधान दिवस का विरोध करती है, तिरंगा यात्रा का विरोध करती है। आप कहेंगे मैं ऐसे 20 ऐसी चीजें गिनवा दूंगा जहां पर इनकी राजनीतिक मंशा बिल्कुल स्पष्ट होती है, जहां पर ये नकारात्मक राजनीति करते हैं। और ऐसे नकारात्मक राजनीति करने वाली ऐसी पार्टियों को 130 करोड़ जनता बिल्कुल उस चीज को देखेगी और पहचानेगी। बिल्कुल अथर जी, आपसे रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले अजय तिवारी जी, आपका रुख आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी का संबोधन भी आपने सुना होगा कि किस तरह से 5 प्रण को लेकर आगे का जो 2047 का रोड मैप है, 25 साल बाद भारत का किस तरह से नक्शा यहाँ पर कायाकल्प पलटती हुई नजर आएगी, उसके बारे में जिक्र किया गया। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल भी अब जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से विश्व गुरु या तमाम तरह की रणनीति यहाँ पर बनानी है। एक पूरा रोड मैप सेट कर दिया गया। क्या इसको चुनाव से जोड़ा जाना गलत होगा? के चैनल के माध्यम से भारत देश के 130 करोड़ जिनकी बात करते हैं लोग, उन सभी को प्रणाम करता हूं, और इस पैनल में बैठे हमारे मित्रगण लोगों को मैं दोनों को प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूं कि भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा। समझने की जरूरत यह है कि गुजरात में भाजपा सरकार ने जब प्रताड़ना दी, प्रवासियों के साथ लाठीचार्ज किया और प्रवासियों को खदेड़ने का काम किया, वही के काम अरविंद केजरीवाल ने
कोरोना में प्रवासियों को त्याग दिया और छोड़ दिया, राजस्थान में कांग्रेस ने छोड़ दिया, मध्य प्रदेश ने कांग्रेस ने छोड़ दिया। देखिए, राजनीतिक पार्टियों को ये समझना होगा कि केवल और केवल प्रलोभन देकर वोट लेने से काम नहीं चलेगा। हकीकत क्या है, धरातल क्या है? धरातल पर आज भारत देश का प्रत्येक व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति के रोजगार की सुविधा, उसके खाने की सुविधा, उसके रहने की सुविधा, उसके बीमारी की सुविधा, ये सारी सुविधाओं का ख्याल रखना है। तो पंगु बनाने की जरूरत नहीं है, विस्तार से विश्लेषण करने की जरूरत है, विकास करने की जरूरत है। अगर हर राज्य में अस्पताल अच्छे हो, स्कूल अच्छे हो और हर व्यक्ति के साथ समानता से व्यवहार हो, जैसे मिडिल क्लास का व्यक्ति। जी बिल्कुल। आप मुझे बताइए नीतू जी, मिडिल क्लास का व्यक्ति कहाँ जाएगा? यदि आप सारे नेता लोग केवल गरीब गरीब कह के और बिना मतलब केवल आप वोट लेने के लिए गरीब गरीब कह करके मिडिल क्लास जो कि 30% इस भारत देश में है, उस 30% का क्या होगा? वो मिडिल क्लास कहाँ जाएगा? मिडिल क्लास से जीएसटी टैक्स लेकर आप किसी को बांट देते हैं और सोचते हैं कि साहब हमने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। आपने काम क्या किया? आपको अगर करना है, देश को विश्व गुरु बनाना है, देश को नंबर 1 बनाना है, तो आप अपने राज्य में इंडस्ट्री अच्छी लगाइए, अस्पताल अच्छे बनाइए, स्कूल अच्छे बनाइए, समानता लाइए। अब देखिए ऋतु जी, क्या समानता? अंबेडकर साहब, बाबा अंबेडकर साहब, बहुत पहले की बात है, जब देश आजाद हुआ तो उन्होंने संविधान बनाया और एक सिस्टम को आरक्षण के रूप में किया कि ठीक है आरक्षण मिलना चाहिए। आज लोगों ने शिक्षा जगत को ही बर्बाद कर दिया है। शिक्षा जगत में आप सोचिए कि एक मेडिकल का एग्जाम देने वाला विद्यार्थी जनरल कैटेगरी का 600 नंबर लाएगा तो उसका एडमिशन होगा। आप कहाँ ले जा रहे हैं आरक्षण को? कहाँ ले जा रहे हैं आप दान को? कहाँ ले जा रहे हैं फ्री सुविधा को? इन सारे व्यवस्थाओं को देखते हुए क्या हमारे देश की 130 करोड़ जनता को लगेगा कि ये विश्व गुरु बनेगा? बिल्कुल सर, तमाम तरह की बातें यहाँ पर है जो धरातल पर नहीं उतरती है, लेकिन इस बीच समझने की कोशिश करेंगे। आपने बीजेपी का राज भी देखा, कांग्रेस का भी देखा और आम आदमी पार्टी का भी अभी दिल्ली में किस तरह से विकास यहाँ पर बयार बहा रही है, ऐसा आम आदमी पार्टी दावा कर रही है, वो भी आप देख रहे हैं। ऐसे में क्या लग रहा है कि जिस तरह से यहाँ पर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से विश्व गुरु का अभियान चलाया गया और अब मेक इंडिया नंबर 1 बनाने की बात की जा रही है, क्या ये होड़ की राजनीति, होड़ लेने की राजनीति यहाँ पर रही है? बिल्कुल ऋतु जी, केवल राजनीतिक की होड़ है। अगर होड़ नहीं होती तो आप देखिए कोरोना के समय में महाराष्ट्र में क्या रोल था और अभी महाराष्ट्र का क्या रोल है, अभी बिहार का क्या रोल है, अभी आप देखिए हरियाणा में भी वही हाथ होने वाला है, हरियाणा में भी क्या रोल होगा। और आम आदमी पार्टी को यदि पंजाब में अच्छी व्यवस्था मिली है, उसने सरकार बनाया है, मैं बधाई देता हूं आम आदमी पार्टी के लोगों को कि ठीक है साहब आपने वहां जीता है, लेकिन इस देश को पंगु बनाने की बजाय व्यवस्था देने की जरूरत है। आप एक आदमी को गुरु कहते हैं, एक आदमी को आप गाली देते हैं, ये ठीक नहीं है। समाज में सबके साथ समानता लाने की कोशिश करिए। जिस दिन भारत देश का प्रत्येक व्यक्ति समानता के साथ जीना शुरू कर देगा, हमारा देश उसी दिन विश्व गुरु बन जाएगा। बिल्कुल। आप सोचिए दिल्ली के अंदर, आप सोचिए दिल्ली के अंदर 25 साल 30 साल से रहने वाला व्यक्ति, उसकी झुग्गियां तोड़ देना, उसके इलाकों का व्यवस्था को रोक देना। लोग कहते हैं साहब 2014 से मैं सरकार में तो हूँ, मुख्यमंत्री तो हूँ, लेकिन हमें रोकने वाले नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि यह केंद्र शासित राज्य है। मेरी समझ में नहीं आता, भारत देश का प्रत्येक राज्य का व्यक्ति कहीं ना कहीं का वासी है, कहीं ना कहीं प्रवासी है और विदेश में अप्रवासी है, तो उन प्रवासियों के साथ अत्याचार क्यों? आप ऋतु जी देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, आसाम, हरियाणा, उड़ीसा, दिल्ली, प्रवासियों को जो एक राज्य से दूसरे राज्य में आकर राज्य के विकास में योगदान करता है, जो लेबर तबके का है, इंजीनियर तबके का है, ऑफिसर तबके का है,
तो उस लेबर तबके के ऊपर कितनी विडंबना गिरती है। 50-50 लोग के साथ बिल्कुल, और अलग अलग राज्यों से अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने आती है। अथर जैदी जी, एक बार फिर सर आपके पास लौटूंगी, समय की भी कमी है, चर्चा को भी आगे बढ़ाना है और हर किसी से एक एक रिएक्शन भी लेना है। अथर जी, एक बार फिर रुख आपका। सीएम केजरीवाल ने यह भी कहा कि लोगों के अंदर आजादी के 75 वर्षों के बाद भी जो देश की स्थिति है जस की तस बनी हुई है, किसी भी तरह का कोई सुधार अभी फिलहाल नहीं हुआ है अगर आज की तारीख में देखा जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि जो छोटे छोटे देश थे जो हमारे बाद आजाद हुए थे वो हमसे आगे निकल गए हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? नहीं, वही मैंने अपनी जो वक्तव्य मैंने अपना शुरू किया था उसमें मैंने यही बात कही कि पिछले 75 साल में आप देखिए कि शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी सरकार, चाहे वो बीजेपी की रही, कांग्रेस की रही या इन गठबंधन की सरकारें रही, बताइए शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम हुआ। आज आप दिल्ली का मॉडल देखिए, तो कितना ही हमें इस बात पे कहते रहे, हमारा विरोध करते रहे, लेकिन पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह से दिल्ली के स्कूलों की और दिल्ली के अस्पतालों की तारीफ होती है कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी दिल्ली के अंदर आती हैं तो वो आके दिल्ली सरकार का ही स्कूल देखती है, ना कि केंद्र सरकार का। तो दिल्ली में जो स्कूलों के क्षेत्र में काम हुआ है, देखिए जब तक आज अरविंद केजरीवाल जी ने, आपने सुना होगा कि अपने वक्तव्य में कहा कि देश के अंदर इस वक्त 17 करोड़ बच्चा ऐसा है जो स्कूल में जाता है। अब आप सोचिए कि आने वाले 10 साल में जब वो पढ़ के बाहर निकलेगा और अच्छे से शिक्षित होगा तो वो देश का भविष्य संवारने के लिए किस लेवल पे काम करेगा। 17 करोड़ बच्चा आज स्कूलों में पढ़ता है। तो आज अगर हमारे देश में राजनीति में शिक्षा की बात हो रही है, अस्पतालों की बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो ये आपको बदलाव नहीं नजर आता। आपने पिछले 75 साल में 90% जितने भी चुनाव और मैनिफेस्टो देखे होंगे, कैंपेन देखा होगा, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की बात होते हुए नहीं देखी होगी। आपने जाति की, धर्म की, हिंदू की, मुसलमान की, इन्हीं तरह की बातें होती हुई देखी होंगी। तो यहाँ पर हमारे जो संयोजक अरविंद केजरीवाल जी हैं, उन्होंने एक आने वाले वक्त में बदलाव की घोषणा की है। देखिए, बदलाव की घोषणा हर कोई कर रहा है और अपनी अपनी पार्टी का हर कोई बखान कर रहा है कि किस तरह से यहाँ पर उपलब्धियां रही हैं हर पार्टी की। एक छोटा सा रिएक्शन, और सीएम केजरीवाल ने यह भी कहा कि अगर इनके भरोसे छोड़ दिया जाए, पार्टी नेताओं के भरोसे छोड़ दे, तो भारत एक बार फिर से 75 साल पीछे चले जाएगा। किसकी तरफ इशारा किया गया सीएम केजरीवाल की तरफ से? नहीं, देख लीजिए, ये अब तक जितनी भी सरकारें रही हैं, मुझे आप एक बात बताइए, उन्होंने क्या किया है, मुझे आप बताइए। आज दिल्ली के अंदर जब हम आए थे तो दिल्ली के स्कूलों में जाले लगे हुए थे, 3 टप्पर पड़े हुए थे, बच्चे जमीन में बैठ के पढ़ा करते थे। सबने देखे वो वीडियो फुटेज, जबकि कांग्रेस की 15 साल सरकार रही थी, उसके बाद उससे पहले बीजेपी की भी रही। और प्रदेशों में आप चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा एक रिपोर्ट हुई थी कि मिड डे मील में नमक रोटी मिल रहा था। तो क्या हुआ शिक्षा के क्षेत्र में, क्या काम करने को मिला है, मुझे बताइए ना। उसी का जिक्र किया है उन्होंने कि एक बदलाव की जरूरत है, अब हम सबको एकजुट होकर आगे बढ़ने की जरूरत है। देखिए, चाहे बीजेपी शासित राज्य हो या कांग्रेस शासित राज्य हो, अपने अपने स्तर पर विकास वहां भी किए जा रहे हैं। सिर्फ आम आदमी पार्टी ही विकास नहीं कर रही है। और रही बात स्कूलों की, तो आप लोगों ने सिर्फ एक मॉडल सेट कर लिया है। चाहे शिक्षा क्षेत्र की बात की जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाती है, तमाम दावे वादे कर दिए जाते हैं और उसी को रोल मॉडल के तौर पर यहां पर उतारा जाता है कि धरातल पर हम लोग ये काम कर रहे हैं। लेकिन अगर दिल्ली के स्कूलों पर भी नजर डाली जाए तो कोई उतने विकसित नहीं है जिस तरह से बखान आप लोगों की तरफ से किया जाता है। एक बार फिर रुख रमाकांत जी आपका करूंगी, आप किस तरह से देख रहे हैं कि 2024 चुनाव के दौरान तो जो होगा सो होगा, लेकिन दावे वादे जो किए जा रहे हैं धरातल पर अमली जामा पहनाना मुश्किल होता है, एक चुनौती होती है। आम आदमी पार्टी जिस तरह से दावे वादे कर रही है, धरातल पर किस तरह की तस्वीर है? अब देखिए रितु जी, यहाँ पर देखिए, दिल्ली की जनता हो या प्रदेश की कहीं की भी जनता हो, उनको मूलभूत सुविधाएं मिलना चाहिए। जैसे इन्होंने अभी, मैं जैदी साहब का मैं भी सुन रहा था, कम से कम 20 बार शिक्षा के शब्द का इन्होंने प्रयोग किया, कम से कम 20 बार शिक्षा के शब्द का प्रयोग किया। लेकिन जब ये आए थे तो उन्होंने कहा था जो कि मैं 500 नए स्कूल बनाऊंगा। अच्छा बताइए, एक भी नया स्कूल ये हमें गिनवा दें, पहली बात। दूसरी बात यह है जो कि 7 सालों में के अंदर में कोई भी स्कूल नहीं खुलवाया। 70% ऐसे स्कूल हैं जहां पर प्रिंसिपल नहीं है। तीसरी बात सुनिए, यहां पर 20,000 से ऊपर जो शिक्षक के पद हैं खाली हैं, उनको नहीं भरा जा रहा है। चौथी बात, जो इनके पास जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर हैं उनको रेगुलराइज नहीं कर रहे हैं ये। तो ये खाली शिक्षा का मॉडल हमने अमेरिका में देखा, तो फ्रांस में देखा, हमने गुजरात में देखा। ये सब सारी चीजें राजनीति के स्टंट नहीं होना चाहिए। देखिए, हम राजनीति करें, लेकिन राजनीति उस शब्द से ना करें, उन जनता से ना करें
जिसने आपको वोट देकर के यहां तक पहुंचाया। और दिल्ली की जनता की गलती क्या है, मैं तो वही चीज कहना चाहता हूं। आपको वहां पर सिंहासन पर पहुंचाया आपने, आपने कहा जो कि मैं कोई भी फैसिलिटी नहीं दूंगा, लेकिन आपने सारी के आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है आपका लगाना भी लाजमी है। और ऐसे में जहां बीजेपी का राज है वहां के लिए आम आदमी पार्टी, कांग्रेस लगातार कई तरह के आरोपों की झड़ी लगा रही है। समय की कमी है, माफी के साथ आप सभी हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो अब पूरी तरह से 2024 की जो सियासी बिसात है वो बिछनी शुरू हो चुकी है। एक तरफ आम आदमी पार्टी, दूसरी तरफ यहाँ पर बीजेपी एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रही है। लेकिन हालांकि आम आदमी पार्टी का फिलहाल ये कहना है कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अगर भारत को राष्ट्र गुरु बनाना है, विश्व स्तर पर एक नई पहचान देनी है, तो उसके लिए हर पार्टी को आह्वान यहां पर किया जाता है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, और हर पार्टी सबका साथ, सबका विकास करके आगे बढ़े। लेकिन अब आने वाले समय में किस तरह से स्थिति परिस्थिति यहां पर पनपती है वो देखना महत्वपूर्ण है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे।